नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। कोलकाता से बड़ी खबर, बम ब्लास्ट और फायरिंग हुई है। बांग्लादेश हाई कमान के बाहर बम ब्लास्ट और फायरिंग की घटना सामने आई है। हाई कमीशन के बाहर फायरिंग हुई और 2 की मौत भी हो गई है। ये बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर बम ब्लास्ट हुआ है और फायरिंग भी हुई है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये इस तरह की वारदात सामने आई है और हाई कमीशन के बाहर जब फायरिंग हुई, बम ब्लास्ट हुआ, 2 की मौत भी हो गई है। और देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन देखा गया। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भारी प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में नमाजी जमा हो गए। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। पिछले 1 घंटे से अलग अलग इलाके में पथराव जारी है। दरअसल प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद यहां पर लोग इकट्ठे हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने सबको समझाने की कोशिश की, तभी किसी ने पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद से लगातार पथराव जारी है। करीब 1 घंटे से पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है और ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपके सामने हैं। लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद। लखनऊ में भी पथराव हुआ है, प्रयागराज में भी काफी ज्यादा पथराव हुआ, जिसके बाद यहां पर फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली से भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जामा मस्जिद की तस्वीरें, भारी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई है। सहारनपुर में भी ठीक वैसा ही माहौल आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। और गाजियाबाद में सड़कों पर फिलहाल पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही। मुरादाबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं पुलिस फोर्स के बीच और देखा जा रहा है कि लोगों को रोकने का प्रयास भी किया गया है। लेकिन जो दिल्ली से जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें सामने आई है, बिल्कुल यहां पर एक डर का माहौल है लोगों में कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ यह प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर में भड़की हिंसा और पूरे देश का माहौल अब बिगड़ता ही चला जा रहा है। पुलिस को थोड़ा पीछे आना पड़ा और अभी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यानी कि जो स्थिति है उसको अंडर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। से पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। 3 जून की वो तारीख आपको याद होगी जब पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सभी कानपुर में मौजूद थे। और उसी दौरान पहले से जो साजिश रची गई, 3 जून को ही अंजाम दिया गया। पथराव हुए, बमबारी हुई और यहां तक कि दुकानों से सामान भी लूटा गया। कई लोग चटहिल हुए, लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में जहां जांच पड़ताल करने में जुटी ही हुई है, लगातार इस पूरे मामले में जांच की जा रही। मुख्य आरोपी हयात के पूरे सबूत खंगाले जा रहे हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, जहां एटीएस और एसआईटी इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है। 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है कानपुर हिंसा मामले में जांच करने के लिए। तो दूसरी तरफ देखिए, 6 जगहों से फिलहाल, मात्र 6 जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हमारी स्क्रीन की जो कैपेसिटी है वो इतनी ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देश में कितनी बुरी तरीके से प्रदर्शन, पथराव हो रहा है। प्रदर्शन भी हो रहा है, पथराव भी हो रहा है। तो नुपुर शर्मा का एक बयान, पूरे देश में हिंसात्मक माहौल, अराजकता ही अराजकता देखी जा रही है। और लोगों को रोकने वाला यहां पर कौन है, समझाने वाला यहां पर कौन है? बार बार मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि शांति बनाए रखने की कोशिश करें, लेकिन एक चिंगारी यहां पर उठी जो कानपुर से, उसने आग का रूप धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया है पूरे देश में। तो प्रयागराज में भी पत्थरबाजी हुई, भीड़ का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर
मुरादाबाद में भी नुपुर शर्मा को फांसी दो के नारे लगे। लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी गईं। सहारनपुर में भी नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया, पत्थरबाजी की गई, नारे लगते हुए नजर आए। नमाज के बाद पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। तो एक डिबेट के दौरान बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो अब इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला अब किस ओर बढ़ रहा है। सांप्रदायिकता, इस एक छोटे से बयान ने सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। और ऐसा क्यों लग रहा है कि बस एक छोटी सी वजह की जरूरत थी? इससे पहले हमने आपको 6 जगहों की तस्वीरें दिखाई। अब प्रयागराज की तस्वीर देखी जहां पर जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ। नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जोरों पर हो रहा है। भारी प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की गई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है जगह जगह पर प्रदर्शन के जरिए। तो पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ कश्मीर घाटी में भी जुमे की नमाज के पहले बंदी की घोषणा की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज जो तस्वीरें सामने आई जुमे की नमाज के बाद, जाहिर तौर पर जुमे की नमाज के लिए भारी संख्या में मस्जिदों में लोग इकट्ठे होते हैं और दिल्ली की जामा मस्जिद में भी दूर दूर से लोग आते हैं जुमे की नमाज अदा करने के लिए। जब जुमे की नमाज अदा हो गई उसके बाद वहां पर भारी संख्या में भीड़ एकजुट हुई और देखते ही देखते जो अराजकता फैलनी शुरू हुई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर और भी कई इलाके जहां पर इन इलाकों को छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तरह तरह के सहारे लिए जा रहे हैं कि इस उग्र भीड़ को किसी तरह से शांत किया जाए, रोका जाए, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार ही नहीं। तो पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ कश्मीर घाटी में जुमे की नमाज की पहले बंदी की घोषणा की गई। बंद के ऐलान को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं कश्मीर घाटी में कुछ समय इंटरनेट भी प्रतिबंधित किया गया। श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर के पास केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी घाटी के सक्रिय किया गया है घाटी में, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना पर रोक लगाई जा सके। कश्मीर के अलावा देश के तमाम अन्य इलाकों में भी मुस्लिम समाज के लोगों में देखा जा रहा है कि उग्रता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ इस तरह से माहौल उग्र होता चला जा रहा है। सड़कों पर लेट लेट कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। देखिए तस्वीरों में यह नजारा, एक छोटे से बयान ने पूरे देश में किस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ाई है। नुपुर शर्मा का बयान इतना भयानक था कि वाकई में लोग मरने मारने पे उतर आएंगे। एक छोटे से बयान को लेकर हम आपस में मिलकर रहने की बात कहते हैं, शांति का संदेश देते हैं, लेकिन ये कैसे संदेश जा रहे हैं पूरे देश भर से। एक किस तरह का माहौल उत्पन्न हो रहा है। और छोटी सी चिंगारी 3 जून को शुरू हुई, उठी कानपुर से, जहां पर पहले से ही पेट्रोल बम बनाकर रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतना वक्त लोगों के पास कहां से आता है पेट्रोल बम बनाने का। पेट्रोल इकट्ठा किया गया बाकायदा, पहले पत्थर इकट्ठे किए गए, ठेले पर पत्थर ले जाए जा रहे थे, बिल्कुल आलू प्याज की तरह।
और नुपुर शर्मा को धमकी मिलने पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये भारत हिंदुओं का है। सुनिए। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहां शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फुब्बारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। तो वो तो नुपुर जी को जो धमकी मिल रही है उनको मिल रही है, एक महिला है वो हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ा ही उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका। और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी और हम रखेंगे। तमाम मुस्लिम विरोध में आ गए हैं। भारत की छवि धूमिल हो रही है। किसके विरोध में? भारत के इस बयान के विरोध में तमाम किस मुस्लिम बयान के विरोध में? जो नुपुर ने बयान दिया था। सुनिए, ऐसा है, मैंने क्या कहा, विधर्मी जो हैं वो अपनी मानसिकता को हर जगह स्टैंड करना चाहते हैं, हर जगह वो स्थापित करना चाहते हैं, पर सनातन धर्म अपनी धर्म को स्थापित करता है जो मानवीय हित के लिए है। जो कार्रवाई नुपुर पे हुई है, मैं उस बयान की बात कर रही हूँ जो बयान मुस्लिम देते हैं, हमारे विधर्मी देते हैं, हमारे देवी देवताओं के लिए। हम उनका पक्ष लेते हैं। हमारे देवी देवता हमारे, हम उनका अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? इसमें जो भी आ जाए। मैं शायद और एफआईआर दर्ज होने पर यति नरसिम्हानंद ने भी बयान दिया है। सुनिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ पत्रकारों के माध्यम से पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने मुझ पर कोई एफआईआर दर्ज की है। अभी मैं बहुत दिनों से दिल्ली गया भी नहीं हूं, दिल्ली में मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्यों एफआईआर दर्ज की गई है। हो सकता है कोई कारण हो जिस पर उन्होंने मुझ पर एफआईआर दर्ज की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कट्टरपंथी मुसलमानों का इस देश में बहुत वर्चस्व बढ़ गया है, उन्हें खुश करने के लिए मुझ पर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई हो। जो भी है, मुझे बहरहाल पता नहीं है कि कारण क्या है कि मुझ पर किस बात के लिए एफआईआर हुई है। मुझ पर दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। मुझे नहीं पता है कि मुझ पर क्यों एफआईआर की गई है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है और मुझे नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस मुझसे क्या चाहती है। बहरहाल कानून में जो भी वो कहेंगे, जहां जाने आने के लिए कहेंगे, मैं वहां पहुंचूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से कानून का सम्मान करता रहा हूं। विश्वास तो है नहीं मुझे कानून पे, अदालत पे, पुलिस पे विश्वास बिल्कुल नहीं है मुझे इन पे, क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं, जिहाद समर्थक है। लेकिन फिर भी मैं एक सभ्य नागरिक की तरह जो ये कहेंगे उसे पालन करूंगा, कानून का पालन करूंगा। विश्वास ना होते हुए भी अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे जनता का भरोसा इस कानून से उठे। अगर वो मुझे समन देंगे तो मैं वहां जाऊंगा, गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी दूंगा, जेल भेजेंगे तो जेल जाऊंगा, कत्ल करेंगे तो कत्ल हो जाऊंगा, जो भी वो चाहेंगे। हर हर महादेव। देवा। और पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। वो नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के दौरान कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। और इस दौरान मोदी का आदिवासी कलाकारों ने अपनी परंपराओं के हिसाब से जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कलाकारों के साथ साथ चलते रहे। मोदी जब भी गुजरात आते हैं कई बड़ी सौगातें देकर जाते हैं और अपने सौगात से भाव विभोर होकर पीएम मोदी ने मंच से कहा, गुजरात गौरव अभियान में मुझे एक बात का विशेष गौरव हो रहा है।
राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान की बची 16 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। महाराष्ट्र की 6, हरियाणा की 2, राजस्थान की 4 और कर्नाटक की 4 सीटों पर आज मतदान हुआ है। सीटों के मुकाबले अतिरिक्त उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है और इनमें से 4 सीटों पर क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा है। राज्यसभा के लिए 15 राज्यों की 57 सीटों में से 41 पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने जहां अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे तो वहीं कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में रहे हैं। क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिए दोनों दलों ने खासकर राजस्थान और हरियाणा में विधायकों को रिजॉर्ट में रखा। राजस्थान में निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के जरिए संख्या बल बढ़ाने में जुटी बीजेपी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए मजबूत तैयारी की है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की गई श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के मद्देनजर आज आईजीएल के श्रमिकों को अयोध्या के लिए हरी झंडी दिखाई। यूपी सरकार में श्रम राज्य मंत्री और श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सुनील भराला ने श्रमिकों को रवाना किया। ये यात्रा पूर्वांचल की पहली श्रमिक तीर्थ यात्रा है। 52 श्रमिक परिवार को अयोध्या नगरी के लिए रवाना किया गया है। ये कार्यक्रम आपने देखा होगा, क्या था? नहीं देखा? नहीं, मैं तो अच्छा, देर से आए। आज उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश में श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन श्रमिक यात्रा प्रारंभ की गई है और आज ये पहला अवसर उत्तर प्रदेश में इस कंपनी के माध्यम के यहाँ के कर्मचारी और श्रमिकों को बस में रवाना करके प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में ऐसे जो परिवार है जिनकी जिज्ञासाएं हैं, जो धार्मिक और पर्यटन यात्रा करना चाहते हैं और जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, जीवन चले जाते हैं, उन ऐसे परिवारों के लिए हमने ये योजना शुरू करी है। और यहाँ से उत्तर प्रदेश के आज गोरखपुर जनपद में और गोरखपुर के जो ये अपनी कंपनी है इसके आज श्रमिक यहाँ से रवाना हुए हैं। तो इसको हरी झंडी देकर के यहाँ से बस रवाना की है और एक साथ में कर्मचारियों का जो आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा है उस स्वास्थ्य शिविर को शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख अलग अलग मामलों में जेल में हैं। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को वोटिंग करने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा नवाब मलिक, अनिल देशमुख अभी दोषित साबित नहीं हुए हैं। देखिए, उनको पूरा अधिकार है। नवाब मलिक तो आज भी कैबिनेट मंत्री है, अनिल देशमुख भी विधायक है। दोनों विधायक को अधिकार है कि विधानसभा में आकर अपना वोट कास्ट करें। संविधान ने उनको अधिकार दिया है। उसने कोई मर्डर नहीं किया है या हत्या नहीं की है। अब तक उनको कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, चल रहा है पूरा मैटर। फिर भी अगर उनको रोका गया है उसका मतलब है कि किस दबाव के नीचे केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है। देखिए, उनको और बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने धर्मांतरण कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में बने धर्मांतरण कानून देश के किसी भी हिस्से में यदि धर्मांतरण होता है तो संविधान की भावना और प्रावधानों के खिलाफ है और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन करे, उस पर प्रहार है। कांग्रेस के शासनकाल में भी 6 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया था, जिसमें एक अरुणाचल भी राज्य है। तो मुझे लगता है कि देश का कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जहां पर धर्मांतरण को स्वच्छंदता पूर्वक करने की अनुमति दी जाए। संविधान की प्रावधानों के तहत यह कानून बनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। देखिए, देश से बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो धन और मस्तिष्क का उपयोग भारत में अस्थिरता फैलाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में कर रहे हैं। लेकिन भारत की 130 करोड़ जनता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। ऐसी सभी ताकतों को आपने देखा कि हमने कानपुर के दंगा में जो लोग भी शामिल थे उसको सरकार ने निस्ताबूद करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ा। त्वरित गति से और कम समय में उन्हें सबक सिखाया जा रहा है
मुझे लगता है कि ऐसी ताकतों को आइसोलेट करना चाहिए और जिस भी समुदाय में वे ताकतें विद्यमान हैं जो समाज के भीतर समाज को चलनी बना देना चाहती हैं, उन ताकतों को हमें चिन्हित करना चाहिए और उन्हें एक तरह से उन पर एक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अपने सभी सदस्य देशों से अपेक्षा रखता है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति विशेष सुरक्षा की भावना और संरक्षण और अवसर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई की गई। धार्मिक स्थलों पर लगे इन लाउड स्पीकर्स को या तो उतार दिया गया है या उनकी ध्वनि नियंत्रित कर दी गई है। धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकरों को स्कूलों और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए भी सौंपा गया है। और एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अभियान के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों से 72,509 लाउड स्पीकर उतारे गए और 56,558 लाउड स्पीकर की ध्वनि को नियंत्रित किया गया। बयान के अनुसार उतारे गए लाउड स्पीकर्स में 13,145 लाउड स्पीकर्स को सुबह की प्रार्थना सभा के लिए स्कूलों को सौंपा गया है। साथ ही 1,583 लाउड स्पीकर्स को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए दिया गया है। और भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए केस मिले हैं। कल की तुलना में देश में 4.8% केस मिले और अब तक भारत में कोरोना वायरस के 4,32,506 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में मिले हैं। 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,813, केरल में 2,193, दिल्ली में 622, कर्नाटक में 471 और हरियाणा में 348 केस मिले थे। देश में मिले कुल केसेस में 85% इन्हीं 5 राज्यों से मिले हैं, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 37.9% केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इससे एक दिन पहले सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई थी। भारत में महामारी से अब तक 5,24,747 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंडियन रेलवे को देश के आम लोगों के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। देश में अब जगह जगह पर एयरपोर्ट बन चुका है और ऐसे में फ्लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन आज भी देश का मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करता है। इन दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से सफर करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। रेलवे को आम लोगों की जिंदगी की लाइफलाइन माना जाता है। यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे नई नई सुविधा पर रोज काम करता है, लेकिन कई बार अलग अलग वजहों से ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट या रिशेड्यूल करना पड़ता है। IRCTC की वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार आज कुल 141 ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो वहीं कुल 12 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।